गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बोर एटॉमिक मॉडल की बात की थी। तो बोर ने क्या बताया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इसी सर्कुलर पाथ को उसने ऑर्बिट बोल दिया था। और उन्होंने एक फार्मूला दिया था mvr इज इक्वल टू NH/2 कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में एनर्जी की बात की थी कि जो एनर्जी होती है शेल्स की वो भी फिक्स होती है। और जिन शेल्स में, जिन सर्कुलर पाथ पे, जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। और हम बोल देते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। लेकिन एनर्जी में चेंज तब होगा जब वो लोअर शेल से अपर हायर शेल में जाएगा या हायर शेल से वापस लोअर शेल में आएगा। तो इतनी बात हम कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे बोर फॉर्मूले के बारे में। तो इन्होंने इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रेडियस कैलकुलेट करते हैं, कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे किसी शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, XYZ किसी किसी ऑर्बिट पे है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये सब बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियस की बात करते हैं कि जिन सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उनकी रेडियस क्या होती है। तो देखिए, रेडियस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू n² h²/4π² mz² तो जो इसमें n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो वैल्यू n की 1 हो जाएगी। अगर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 हो जाएगी। हाँ जी, h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है h की? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 3.14 होती है। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है। z की बात करें, z एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो ये हर एक एटम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। ई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। चार्ज की वैल्यू में हम पहले बात कर ही चुके हैं, मास और चार्ज के बारे में। तो देखिए, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है उनको हमने एक तरफ कर लिया और जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ अलग से लिख दिया। तो देखिए, ऊपर वाले फॉर्मूले में h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और e² कांस्टेंट है। तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। मल्टीप्लाई जो बचा है n²/z, उसको हमने यहाँ अलग से लिख लिया। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट इंटू n²/z आ गया। तो जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो क्या आता है? तो जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 53 पिकोमीटर। जब इन सब यहाँ पे सब वैल्यूज़ डाली तो कितना आया? 53 पिकोमीटर। और ये वेरिएबल है, ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3/z। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो r का फॉर्मूला क्या हो गया रेडियस निकालने का? 53 पिकोमीटर इंटू n²/z। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें हाइड्रोजन एटम है, उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n की जगह 1 रख देंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 1 ही होता है, तो यहाँ पे भी 1 रख दिया। तो 1/1 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना आ गया? 53 पिकोमीटर। ऐसे ही हम सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के लिए। देखिए, 53 पिकोमीटर, ये तो यहीं से ही आ गया, इनटू सेकेंड शेल है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो यहाँ पे 2 होगी वैल्यू। 2² है ये, 2²/1। तो ये क्या आ गया? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 53 इंटू 4, ये आ जाएगा 212 पिकोमीटर। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, हाइड्रोजन की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट का कितना आ गया? 53 पिकोमीटर। सेंटर से कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट का कितना आ जाएगा? 212 पिकोमीटर। तो ऐसे किसी के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला हमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही लगाना है। मतलब ऐसा नहीं है किसी के लिए भी लगा दिया। बस
हमें उन्हीं एटम्स पे लगाना है जिनमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 1 होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम। हीलियम के अगर हम बात करें तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। 2 का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही प्रोटॉन। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, He+। तो यानी कि हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ऐसे ही लिथियम, लिथियम का जो हम नॉर्मल इसकी बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। सेम बेरिलियम के लिए, बेरिलियम +3, बोरोन +4। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए R1H यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस और हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है 100 यूनिट। तो यहाँ पे 100 यूनिट ये गिवन है, ना कोई पिकोमीटर की बात करिए, कुछ नहीं करी, तो हमें इसी फॉर्म में आंसर देना है। अब वो कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट के लिए, R3 का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्बिट, एटम कौन सा है, Li, लिथियम +2 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था रेडियस निकालने का, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला था ना हमारा 53 पिकोमीटर इंटू n²/z। तो ये 53 पिकोमीटर नहीं रखेंगे यहाँ पे, अब इसने ये गिवन दे रखा है 100, तो 53 की जगह हम 100 रख देंगे। अगर वो कुछ नहीं देगा तो हम 53 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे 100 रख दिया, और n की वैल्यू, लिथियम के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3²/3। तो z की, सॉरी, थर्ड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और लिथियम के लिए z की वैल्यू 3। तो एक ये गया, तो ये आंसर कितना आ गया, 300 यूनिट्स आंसर।